Hey everyone, welcome back to the story Radhika, the beautiful side of love. सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि जो राधिका थी वो अपने घर से निकल चुकी थी और उसके घर वालों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि राधिका घर से जा चुकी है, सिवाय राधिका के डैड के। राधिका के डैड राधिका को घर से जाते हुए देखते हैं और दूर से ही उसे ब्लेसिंग्स देते हैं। और जो हमारी प्यारी सी राधिका थी वो बस अपने शहर की सड़कों पे दौड़े जा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब भी वो लखनऊ शहर के अंदर ही है। अगर उसके किसी रिलेटिव ने उसे यहाँ पे देख लिया, उसके घर पे इन्फॉर्म कर दिया, तो राधिका के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी। और राधिका ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी कि अभी वो कोई प्रॉब्लम फेस करे, क्योंकि वो जानती थी कि उसके घर वाले क्या करना चाह रहे हैं। और राधिका अभी ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। राधिका बस उन सड़कों पे दौड़े जा रही होती है और रात बहुत हो चुकी होती है, इसलिए कोई टैक्सी मिलना पॉसिबल भी नहीं थी, इसलिए वो दौड़ रही थी। राधिका दौड़ रही होती है, घबरा रही होती है, कोई देख ना ले। बस ऐसे दौड़ते दौड़ते लगभग 20 मिनट हो जाती है एंड फाइनली वो बस स्टैंड पहुंच जाती है। राधिका बस स्टैंड पहुंचते ही थोड़ी बहुत थकी होती है, इसलिए वो थोड़ी बहुत ब्रीथिंग कर रही होती है। एंड वो ब्रीथिंग करते करते उसका ध्यान जाता है कि एक बस बस स्टैंड से जा रही है, तो वो तुरंत उस बस की तरफ भागती है एंड जाके बस में चढ़ जाती है। जैसे वो बस में चढ़ती है, टिकट कंडक्टर बोलता है, मैडम पागल हो गए हो क्या? चलती बस में से कौन चढ़ता है? कहीं लग जाती तो बोलता है, आई एम सॉरी सॉरी, वो बस सारी थी ना, बस इसलिए आई एम सॉरी, ऐसे घबराते हुए बोलती है एंड जाके बैठ जाती है। टिकट कंडक्टर बोलता है, क्या पागल लोग हो यार, कुछ भी करते रहते हैं, अगर इनको कुछ हो जाएगा ना तो हमारे सर पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, वैसे बोलता है। राधिका इन पर ध्यान नहीं देती है एंड बस वहाँ बैठ जाती है। राधिका घबराई हुई थी, वो 1 मिनट भी वहाँ पर रुक नहीं सकती थी, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे मूवीज़ में नहीं होता कि लड़की के पेरेंट्स आ जाते हैं गाड़ी के सामने अपनी गाड़ियाँ लेकर के एंड उसे गाड़ी से उतार लेते हैं, फिर उसे मार देते हैं, कुछ भी करते हैं। राधिका के दिमाग में वो सारी चीज़ चल रही होती हैं। ऐसे राधिका वहाँ पे 1 सेकंड नहीं रुक पा रही थी। उसे डर लग रहा था कि अगर वो थोड़ी देर और रुकेगी तो उसकी फैमिली में से कोई ना कोई आ जाएगा, उसे वहाँ देख लेगा और वापस उसे उस घर में ले जाएगा। इसलिए राधिका बस चुपचाप उस गाड़ी में बैठी होती है और वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकती है। चुपचाप वो गाड़ी में बैठी होती है, उसकी बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। राधिका अब भी घबराई होती है, क्योंकि वो अभी भी लखनऊ शहर के अंदर ही होती है। जब तक वो लखनऊ शहर से बाहर नहीं जाती वो ऐसे ही टेंशन में रहेगी। राधिका बहुत सा टेंशन ले रही होती है कि तभी वहाँ पर टिकट कनेक्टर आता है, बोलता है, मैडम टिकट दिखाओ आपकी। तो बोलता है, हाँ मेरे पास टिकट तो नहीं है। तो बोलता क्या टिकट नहीं है? तो बोलता हाँ, वो मैं अभी आई थी ना, तो बस जाते हुए देखी थी। तो बोलते अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ जाना है, मैं टिकट निकाल देता हूँ आपकी। तो बोलती है, ये बस कहाँ जा रही है अंकल? तो बोलती है, तुम्हें पता नहीं है ये बस कहाँ जा रही है? तो बोलती है, नहीं पता। तो बोलते तुम फिर गाड़ी में बैठी क्यों? तो बोलते आई एम सॉरी, प्लीज़ बताओ ना कहाँ जा रही है। तो बोलता ठीक है, तुम्हें कहाँ जाना है बताओ। तो बोलते हैं, अंकल प्लीज़ बताओ ना बस कहाँ जा रही है। तो बोलते हैं, ये बस शिमला जा रही है, तुम्हें कहाँ जाना है? बीच में उतरना है फिर यहीं उतरना है, बता दो तो बोलती है, मुझे भी शिमला ही जाना है। तो बोलती है ठीक है, शिमला की टिकट निकाल रहा हूँ, चलो पैसे दो। और टिकट निकालते हैं, पैसे लेते हैं एंड जाके बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि वो थोड़ा बहुत घबराई हुई है। तो बोलते हैं, अकेले ट्रैवल कर रही हो पहली बार? तो बोलते हैं, हाँ अंकल पहली बार कर रही हो। तो बोलते हैं, घबराओ मत, रास्ता सेफ है और गाड़ी में ज़्यादा लोग भी नहीं है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, चिंता मत करो, सुरक्षित तुम पहुंच जाओगे। तुम्हारे माँ बाप रहते हैं शिमला में? तो बोलते हैं वो झूठ बोल देती है, क्योंकि उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले उनसे। और वो किसी अनजान से उसे बात करना बहुत अजीब लग रहा होता है। वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप होती है, वो किसी से ऐसे बात नहीं कर पाती डायरेक्टली, तो बस हाँ ना ऐसे जवाब दे रही थी। तो वो अंकल ये कुछ नहीं बोलते, बोलते ठीक है रास्ता बहुत लंबा है, तुम सो जाओ। तो बोलते ओके अंकल। चुपचाप वहाँ बैठी होती है। अब अपने फ़ोन में से सिम निकाल चुकी होती है, सिम को तोड़ के अपने घर पे फेंक चुकी होती है, लेकिन अपना फ़ोन वो नहीं छोड़ के आई होती है, वो अपना फ़ोन लेके आई होती है। वो चाहती थी कि वो अपने फ़ोन को सील करके थोड़ा बहुत पैसे ले लें, क्योंकि वो जानते थे उसका फ़ोन काफ़ी महंगा है, एप्पल का था तो ऑफकोर्स महंगा होगा, वो उसे बेच के भी पैसे ले सकती है। तो इसलिए चुपचाप बस वहाँ बैठी होती है एंड लगभग थोड़ी देर में उसे नींद भी आ जाती है। वो लखनऊ शहर से बाहर जा चुकी होती है एंड उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि भगवान, मैं सब कुछ बस आप पे छोड़ दिया है, अब जो कुछ ही मेरे साथ में होगा वो आप देखोगे, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो अपने घर से निकल चुकी हूँ, एक नई जीवन की शुरुआत करना है, बट मेरे इस नए जीवन में मेरा साथ बस आप ही दे सकते हो। वैसा बोल के
बस चुपचाप सो रही थी। और जो राधिका थी वो कृष्ण जी में बहुत मानती थी, इसलिए वो बस उन पे ही भरोसा करती थी। ऐसे चुपचाप बस अपनी बस में बैठे बैठे वो सो गई थी। बस लगभग 8 बजे रुकती है। बस जैसे रुकती है राधिका को लगता है कि आगे क्या, तो उसे पता लगता है कि नहीं, वो अभी भी रास्ते के बीच में है। कहाँ तक आए हैं उसे नहीं पता है, लेकिन वो एक ढाबे पर रुके हैं क्योंकि सबको ऑलमोस्ट भूख लग गई होगी और बस में ज़्यादातर लोग उठ भी चुके थे। और जो सिर्फ राधिका ही थी वो जो सो रही थी। राधिका देखते है कि वो ढाबे पे हैं, तो राधिका उतरती है और जाके वो भी थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करती है। देन बस जाने में टाइम होता है तो वो यहीं वहीं टहल रही होती है। देन वो देखती है कि जो एक शॉप है वहाँ पे फ़ोन को मतलब फ़ोन की शॉप होती है, तो वहाँ जाती है, अपना फ़ोन सेल कर देती है। उसका फ़ोन एप्पल का होता है, तो अच्छे खासे प्राइस में वो भी बिक जाता है। तो राधिका वहाँ से पैसे ले लेती है एंड एक दूसरा फ़ोन भी परचेज़ कर लेती है, जिससे वो अपनी लाइक होता है ना, फ़ोन तो नीड होती है, बेसिक नीड होती है आजकल सबकी, तो वो परचेज़ कर लेती है। लेकिन वो इतना महंगा नहीं होता, लाइक 20 to 25,000 का वो भी होता है। तो वो उसे परचेज़ कर लेती है, जो पैसे बचे होते हैं उन्हें अपने पास रख लेती है। फिर राधिका आती है, अपने जाके बस में बैठ जाती है, थोड़ी देर बस भी चल जाती है। एंड हाँ, राधिका ने अब तक सिम कार्ड नहीं लिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो सिम कार्ड अपने आधार कार्ड से ले लेगी तो मे बी शायद उसे घर वालों को पता लग जाए कि वो कहाँ है। इसलिए बस वो सिम कार्ड ले ही नहीं रही थी। इसलिए उसे डर लग रहा था कि गलती से भी उसकी फैमिली को पता ना लग जाए। एंड हाँ, सुबह हो चुकी थी, तो ऑफ कोर्स फैमिली ड्रामा चालू हो गया होगा। राधिका तो बस अपने सफ़र पर निकल चुकी थी, उसके बस आगे बढ़ रही थी। वो लगभग 12 बजे तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाएगी, वो शिमला पहुंच जाएगी। लेकिन उसके घर पे कुछ बवाल हो रहा था। सुबह हो चुकी थी, उसकी मॉम उसके रूम में जाती है एंड देखती है वहाँ राधिका नहीं है। वो थोड़ा रिलैक्स फील करती हैं एंड उसकी फेस पे एक स्माइल होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो राधिका की मॉम थी, उन्होंने राधिका को एक पर्ची दी थी, लाइक एक पेपर दिया था जिसके अंदर लिखा हुआ था, भाग जाओ यहाँ से। राधिका के मन में अपने आप नहीं आई होता ये बात कि मैं उससे चली जाती हूँ। उसकी मॉम ने भी उसका साथ दिया होता है। उसके जो बड़े पापा थे, बोल सकते हैं कि ताऊ जी थे उसके, वो गेट के बाहर खड़े होते हैं और राधिका की मॉम को ही पता होता है कि वो बाहर खड़े हैं। इसलिए वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, इसलिए उसे डांट रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक लड़की के साथ कैसे रह सकती हो, तुम्हारे पापा के अपने बड़े पापा के सामने नहीं बोलेंगे, लाइक ऐसे करके वो बोल रही थी। वो इसीलिए बोल रही थी कि मैंने पता था कि वो बाहर खड़े हैं, वो उन्हें डायरेक्ट नहीं बोल सकती कि यहाँ से चली जाओ। इसलिए वो एक छोटी सी पेपर में लिख के देती है, भाग जाओ यहाँ से। राधिका उसे पढ़ती है, अपनी मोम की तरफ देखती है एंड इशारा भी कर देती है कि तुम्हारे तो ताऊ जी बाहर खड़े हैं तो कुछ मत बोलना। इसलिए वो बस चुपचाप बैठी होती है एंड अपनी मोम की बात सुन रही होती है। थोड़ा बहुत वो प्रटेंड करती है जैसे कि उन मोम से लड़ रही हो। एंड फिर उसकी मोम वहाँ से चली जाती है। राधिका इसलिए खुश होती है क्योंकि उसके मॉम डैड, इस बहुत ज़्यादा डैड के बारे में उसे नहीं पता था, पर उसकी मॉम उसके साथ दे रही थी, इसलिए वो वहाँ से जाती है। वो ना शायद फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए वो शायद ना भी जाती, लेकिन जब उसकी मॉम उसके साथ दे रही है तो वो किस फैमिली की रेपुटेशन बचाने जाए जो शायद उससे प्यार भी नहीं करती, अपनी इज्जत से प्यार करते हैं। तो राधिका वहाँ वो नहीं रुक रही थी, इसलिए वो यहाँ आ जाती है। एंड उसके घर पर बवाल यही होता है कि सुबह राधिका रूम में नहीं होती है एंड सबको पता लग जाता है कि राधिका रूम में नहीं है। तो जो ताऊजी होते हैं चिल्लाते हैं, डांटते हैं कि कहाँ चली गई, आज की शादी थी, वो कहाँ चली गई है। वो बोलते हैं अपने सभी को कि जाकर से ढूंढो। वो जागते हैं, आसपास हर जगह ढूंढते हैं, उन्हें नहीं मिलता है और राधिका कुछ पता ही नहीं लगता है। राधिका ने मास्क भी लगा रखा था, यहाँ तक कि जो कंडक्टर अंकल थे जब उसे देखते हैं और वो देखते हैं कि उसने मास्क लगा रखा है एंड वो कंडक्टर भी यहाँ के नहीं थे, वो सिर्फ एक ही दिन के लिए आए थे। ये भी राधिका के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि इस वजह से उस कंडक्टर का भी किसी कुछ नहीं पता होता, राधिका के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं होता। वो हर जगह देखते हैं, कुछ ही पता नहीं लगता। लगभग 2-3 घंटे में वो लोग वापस आते हैं, बोलते हैं कि राधिका कुछ पता नहीं लगा, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। तो बोलते हैं क्या पागल हो गए तुम लोग, कहाँ चली गई है वो, एक लड़की तो थी, उसे तो धरती खा गई, आसमान निकल गया, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं लगा, किसी ने देखा ही नहीं उसे। तो बोलते हैं नहीं ताऊ जी, किसी ने नहीं देखा उसे। सब लोग ऐसे बोलते हैं। तो राधिका के पापा होते हैं, वो बोलते हैं भाई साहब, आपको इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हो, और वो लड़की जो हमारे परिवार की नाक काट के चली गई है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, जाने दो उसे, वो चली गई ना यहाँ से तो ठीक है, मैं भी उसका अंतिम संस्कार कर दूंगा। वो ऐसे बोलते हैं, जबकि वो अंदर से बहुत दुखी होते हैं बोलते हुए, ये बात बोलते हुए जैसे उनको भी दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे होते हैं क्योंकि उनकी बेटी जा चुकी थी। वो चाहते थे कि अब वो शायद खुश रहेगी,
एटलीस्ट यहाँ से ज़्यादा तो खुश रहेगी। इसलिए वो ऐसा बोलते हैं, अपने दिल पे पत्थर रख के बोलते हैं, ग्रेट डैड, बहुत अच्छे डैड थे, आई थिंक सो, बहुत प्यारे डैड थे, ऐसे डैड होने चाहिए यार। खैर वो ऐसा बोलते हैं तो उसके जो ताऊजी थे, मतलब कि उनके भाई थे, वो बोलते हैं तुम क्या बोल रही है? तो बोलते हैं हाँ सही तो बोल रहा हूँ। वो बेटी जो हमारे परिवार की इज्जत नहीं रख सकती, वो हमारे घर की बेटी नहीं हो सकती है। आज ही हम पंडित को बुलाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलते हैं ज़रूरत है, वो हमारे परिवार की नाक काट के चली गई है, तो क्या हम उसको ऐसे रखेंगे? मुझे नहीं पता, अब उसको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस लड़की को, अच्छा है ना शादी से पहले भागी है, शादी करके भागती तो हमारे परिवार की इज्जत कितनी ज़्यादा जाती। और आपके दोस्त वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? तो अच्छा है वो चली गई है, बोल दो कि वो मर गई है, हम सब के लिए मर चुकी है, उसे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा उन्हें भूलते हैं। तो उसके जो बड़े भाई होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, तुम्हारी जैसे मर्जी, तुम्हारी बेटी थी, तुम्हारा फैसला है। वो ऐसा बोलते हैं। उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं, वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ बोला होता है उन्हें अच्छा नहीं लगता। वैसे सोच के उनकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं कि तभी राधिका की मोम उनके पास जाती तो बोलती है क्या हुआ? सब कुछ बोलते हुए दिल में दर्द हो रहा है। तो बोलते हैं क्यों नहीं होगा, मेरी बेटी है, वो इकलौती है, बचपन से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी जता नहीं पाया। वैसे बोल रहे होते हैं। एंड हाँ, राधिका के मोम को भी राधिका के डैड ने बोला होता है कि जाके उसे ऐसे बोल दो कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि यहाँ पर उसका जीवन बर्बाद ही होना है। एंड इसीलिए जो राधिका की मोम थी वो सब कुछ बोलती हैं। समझ रहे हो कितने ग्रेट पेरेंट्स थे वो, कितने अच्छे पेरेंट्स थे। आई डोंट नो, ऐसे पेरेंट्स पता नहीं होते भी हैं कि नहीं होते। लाइक वो बहुत अच्छे पेरेंट्स थे जो अपनी बेटी के लिए इतना कुछ कर रहे थे। हाँ, वो अपने भाई के सामने नहीं बोल सकते थे, बट फिर भी वो जो कर सकते थे उन्होंने किया, सब कुछ किया जो एक बाप को करना चाहिए। एंड जो राधिका थी वो अपने मंजिल पे पहुंच जाती है। वो फाइनली शिमला पहुंच जाती है। शिमला पहुंचने के बाद में जैसे वो गाड़ी से उतरती है, अपनी बस से उतरती है, वो बाहर की तरफ देखती है, उसे नज़ारा बहुत प्यारा लगता है। राधिका खुश होती है कि वो फाइनली एक ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहाँ पे उसे तंग करने वाला कोई नहीं होगा। बट प्रॉब्लम्स होंगी, बट वो फेस कर लेगी, सब कुछ कर लेगी। एंड राधिका को अब तक लग रहा होता है कि उसे जॉब तो इजीली मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, वो सब कुछ लेके आई थी, सब कुछ सोच के आई थी, प्लानिंग करके आई थी पूरी पूरी। वो सोचती है कि उसे यहाँ तो जॉब इजीली मिल जाएगी, क्योंकि वो टॉप पर रही है हमेशा, अच्छे खासे ग्रेड्स थे उसके। बट वो शायद भूल गई थी कि मैडम आप इंडिया में हो, इंडिया में आप स्कूलिंग में या फिर कॉलेज में कितना भी टॉप कर लो, लाइफ की रेस इससे नहीं जीती जाती, क्योंकि वो पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। सच में ये रहा सच है। आपके कितने भी अच्छे ग्रेड्स हो वो मैटर नहीं करती हैं, जब तक आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं होता। ऑफकोर्स एक्सपीरियंस ऐसे बोलने से आता नहीं है, हम जहाँ पे भी जाते हैं जॉब के लिए सब जगह एक्सपीरियंस मांगते हैं। और अच्छी ग्रेड लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके 95% है तो आप जितने और भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे, आपसे बहुत सारे लोग आपसे कुछ ज़्यादा भी लेके आ रहे होंगे, 0.5 0.6 भी मान लो। तो राधिका का अभी इन सारी चीज़ों के बारे में जानती नहीं थी, क्योंकि वो कभी घर से बाहर निकली नहीं थी। उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि वो घर से बाहर कभी भी अकेले नहीं गई है। ऑफकोर्स डर तो लगेगा किसी भी इंसान को। अब वो घबरा भी रही थी, टेंशन में ले रही थी। हाँ, उसे पता नहीं था अभी कंपटीशन कितना है उस बाहर जाने पे, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत रिलैक्स फील करते हैं कि जो भी है भगवान देख लेंगे ना। राधिका जाती है एक होटल में। वो एक छोटा सा लॉज होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, थोड़ा ठीक ठाक भी होता है। राधिका जो हमेशा एक कंफर्ट लाइफ जी है, आज वो एक अनकंफर्टेबल जगह पे भी रह रही थी, क्योंकि उसे पता था कि लाइफ इतनी सी नहीं होती है, लाइफ बहुत मुश्किल है, खुद से जीना और भी ज़्यादा टफ है। तो राधिका चाहती है उस होटल में लगभग 5 दिन के लिए वो होटल में अपना रूम बुक कर लेती है, वहाँ पैसे पे कर देती है, वो अपने रूम में जाती है और वहाँ जाके बैठ जाती है। एंड शिमला में ना इस वक्त ऐसा मौसम होता है, लाइक ना ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती, लेकिन रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, लाइक बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। एंड उस वक्त रात को कोई बाहर आ जाए ना तो ईजिली बीमार हो जाए, ये बहुत आसान था। राधिका अपने होटल रूम में बैठी थी, वो जाके बैठी होती सोच रही होती है मैं करूँ क्या। एंड वो सोचती है कि क्यों ना वो जाके जॉब्स देखें, लेकिन अभी वो इतने लंबे सफ़र से बहुत थक गई थी, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट करती है, सो जाती है। एंड जब वो उठती है तो शाम हो चुकी होती है। राधिका रेस्ट करने के बाद उठ जाती है, थोड़ा रिलैक्स फील करती है, जाके वो खाना खाती है, उसका दिन ऐसे निकल जाता है ये वाला तो। एंड नेक्स्ट डे वो जाती है जॉब ढूंढने के लिए। राधिका जाती है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के, फुल कॉन्फिडेंस में जाती है कि हाँ शायद कुछ हो जाए।
हो जाती है जॉब्स के लिए। एंड जहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं, राधिका वो इंटरव्यू देते हुए बहुत हेजिटेट करती है क्योंकि कभी उसने से कुछ किया नहीं था। वो घबरा रही थी, नर्वस थी, तो वो इतनी ईजिली इंटरव्यू नहीं दे पा रही होती है, कॉन्फिडेंस से वो सब कुछ चीज़ें बोल नहीं पा रही होती हैं, इसलिए उसे जॉब मिल ही नहीं पाती है। राधिका बहुत टेंशन लेती है कि अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे। एंड ऐसे करते करते जॉब देखते देखते वो पूरा दिन निकल जाता है एंड राधिका को कोई भी जॉब नहीं मिलती है। राधिका बहुत परेशान होती है। वो अपने होटल रूम वापस आती है, खाना खाती है, बेड पे लेटती है एंड सोच रही होती है कि मैंने क्या सोचा था कि मुझे जॉब इजीली मिल जाएगी। नहीं यार, इतना इजी भी नहीं है। वो बेड पे लेटी होती है, सो जाती है। अगला दिन होता है, वो फिर जाती है, फिर कुछ नहीं मिलता एंड फिर आके वो सो जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन निकलता है एंड फाइनली वो डे आ जाता है। 5 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं। राधिका सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, हम इस रूम में और रह लेंगे। बट राधिका कुछ दिनों से एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही थी कि उसका जो पैसों का बैग था वो अब उसके रूम में नहीं था। वो शायद किसी ने चुरा लिया था। शायद यहाँ पे कोई काम करने वाला या फिर किसी और कोई और उसके रूम में आया जब वो रूम में ना हो। उसके पास अब एक भी रुपया नहीं था। अब वो उस होटल में भी नहीं रह सकती थी क्योंकि जो होटल वाले थे वो बोल रहे थे, मैम आप ऐसे चेकआउट कर लो या फिर हमें पैसे दे दो, आप और रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सारा दिन नहीं रह सकते हो, पैसे दे दो। तो बोलते हैं कि मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरे रूम में से कहाँ गए। वो कंप्लेन भी करती हैं बट वो बोलते हैं हमें नहीं पता है, आपके रूम में कोई नहीं गया है, हमें नहीं पता है कि शायद कुछ चोरी वोरी हो गई हो। आजकल आसपास चोरियाँ बहुत हो रही हैं, मे भी शायद आपके पास भी चोरी हो गया हो। तो वो बहुत चिल्लाती है कि क्या मैनेजमेंट है आपका। तो बोलते हैं मैम एक बार हमारे होटल की तरफ देखो, देख रहे हो कितनी बुरी हालत में है ये। यहाँ का मैनेजमेंट आप जानते ही हो, इतनी मुश्किल से यहाँ पे 2-5 लोग आते हैं, हमें उनसे पैसे मिलते हैं, और इसमें भी अगर चोरी हो जाएगी तो हमारी क्या गारंटी है। हम सबको बोलते हैं कि हमारे कमरे को लॉक करके जाओ, आपको भी बोला था। तो बोलते हैं हम लॉक करके गई थी। तो बोलते हैं हमें नहीं पता है फिर कौन आया, हम नहीं जानते हैं। वो ऐसा बोल के वो तो अपने साइड हो जाते हैं, लेकिन राधिका वो बहुत टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसके पास में कुछ भी नहीं होता अभी। ना वो अब होटल में रह सकती है, ना उसके पास पैसे हैं, ना खाने तक के पैसे हैं। राधिका अपना बैग लेती है, वहाँ से बाहर चली जाती है क्योंकि वो वहाँ पे और नहीं रह पा रही थी। राधिका बाहर जाती है, पूरे दिन बाहर घूम रही होती है, जॉब सीख रही होती है, उसे कुछ नहीं मिल रहा होता है। राधिका के पास कोई बहुत बड़ा बैग नहीं होता, छोटा सा बैग होता है, लाइक जैसे स्कूल बैग नहीं होते वैसे वाले बैग उसके पास में होते। कितने कपड़े हैं, थोड़े बहुत होते हैं, लगभग 2-3 जोड़ी होंगे उसके पास में, और उसके अलावा उसके पास में कुछ भी नहीं था। राधिका घूम रही थी, दर दर भटक रही थी एंड फाइनली रात हो जाती है। उसके पास में कोई जॉब नहीं होती है। ऑफ कोर्स ज़िंदगी इतनी आसान तो होती नहीं है ना, मुश्किलें तो होती हैं। राधिका को समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो बाहर ही एक जो टेबल्स लगे होते हैं रोड के साइड में, वो वहाँ पर लेट जाती है। वो वहाँ लेटे लेटे सो भी जाती है। रात के टाइम बहुत ठंड होती है, लेकिन राधिका खुद को कैसे जैसे कवर करके वो रात तो निकाल लेती है। राधिका सुबह उठती है, उसे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रात भर इतने ठंड में रहने के बाद में धूप निकली होती है और उस धूप में वो बैठती है, उसे अच्छा लगता है। राधिका बहुत परेशान होती है कि वो अब क्या करे। उसके पास में कुछ भी नहीं था। वो एक अनजान शहर में अकेले रह रही थी एंड अभी तक एटलीस्ट उसे कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं आई थी, सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम थी। तब तक तो उसे फेस कर रही थी। अगर उसके लाइफ में कोई और प्रॉब्लम भी होती, आई नो आप लोग शायद समझ रहे होंगे, एक लड़की अकेले रात को सड़क पे थी, समझ रहे हो ना, उसके साथ में कुछ भी नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छी बात भी थी कि राधिका अब तक सेफ थी। शायद भगवान उसका साथ दे रहे थे, कृष्ण जी उसका साथ दे रहे थे। लेकिन अभी भी राधिका को बहुत स्ट्रगल करना बाकी था। राधिका नहीं जानती थी कि वो क्या करे। पिछले एक दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था, ऊपर से वो रात भर ठंड में रही थी। थोड़ी थोड़ी उसकी तबीयत खराब होने लगी थी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल खराब होने लगी थी। राधिका फिर भी खुद को सही करती है एंड फिर जॉब देखने के लिए जाती है एंड आज भी उसे कोई जॉब नहीं मिलती। राधिका को लग रहा होता है कि क्या कर रहे हो भगवान, क्यों ऐसे कर रहे हो मेरे साथ में, मैं कर रही हूँ ना अपनी पूरी कोशिश। आप बोलते हो कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत कर रही हूँ ना, सब कुछ ढूंढ रही हूँ, बट मुझे कुछ क्यों नहीं मिल रहा है, क्या हो गया है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो भूख से तड़प भी रही थी। ऐसे ही करते करते लगभग 3 से 4 दिन निकल जाते हैं। राधिका ने कुछ नहीं खाया होता है, वो बस पानी पी के अपनी लाइफ गुजार रही होती है। ऑफ कोर्स लाइफ इतनी से तो होती नहीं है। राधिका अब बहुत बीमार हो चुकी होती है क्योंकि 4-5 दिन से रोज़ ठंड में सो रही थी एंड आज भी ऐसा ही होता है।
राधिका उसी टेबल पे सो रही होती है। एंड आज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, राधिका इतनी ज़्यादा ठंड में काँप रही होती है कि उसे बहुत हाई फीवर हो जाता है। राधिका अनकॉन्शियस हो जाती है, उस टेबल पे वो लेटी होती है। एंड राधिका को बोल सकते हो कि यहाँ पे एक छोटी सी उम्मीद की किरण आती है, बट वो उम्मीद की किरण उसके लिए ठीक भी थी कि नहीं थी उसे नहीं पता था, क्योंकि राधिका अभी अनकॉन्शियस वहीं पे लेटी थी। एंड तभी वहाँ पे एक रेड कलर की हल्की सी टी शर्ट किसी ने पहनी होती है। एंड उसे देख के लग रहा होता है कि वो यहाँ आसपास में किसी होटल में कोई वेट्रेस थी। हाँ, वो लड़की थी। वो उसकी तरफ बहुत अजीब तरीके से देख रही थी। वो लड़की भी लाइक ऐसी नहीं थी जो स्माइल करके देख रही हो या फिर ऐसे सिंपल से दिखा रही हो, नहीं। उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही थी। हाँ, दिखने में अच्छी खासी थी, लाइक ब्यूटीफुल थी, लाइक बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लाइक उसे देख के लग रहा था बहुत स्ट्रेंज फीलिंग्स आ रही थी उससे। वो राधिका की तरफ देखती है। राधिका ने अपने चेहरे पे कैप रखी होती है। राधिका वहाँ लेटी होती है, राधिका की तरफ देखती है। एक लड़की कौन है जो सड़क पे इस टेबल पे सो रही है, सड़क के पास में इस टेबल पे सो रही है। वो उसे देखते हैं कि तब राधिका का जो हाथ होता है उसके स्लिप होता है, वो हाथ है तो लेकर रखा होता है, उसके सीने पर रखा होता है। एंड वो स्लिप होता है और नीचे गिर जाता है। एंड राधिका का हाथ वो बस लटक रहा था, जैसे कोई इंसान जब उसके अंदर जान नहीं होती एंड उसका कोई हाथ, लाइक हाथ पाँव किधर भी गिरे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वैसा ही था। तो वो जाती है उसका हाथ ठीक करने के लिए। एंड जब उसका हाथ टच करती है तो ना फील करती है कि राधिका बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी होती है। वो देखती है इसे क्या हुआ है, उसके चेहरे से कैप हटाती है। एंड वो जब उसका फेस देखती है तो एक बार के लिए लड़की उसका चेहरा बस देखती रहती है। दैन उसके चेहरे से नजर हटाती है एंड उसके फोरहेड पे अपना हाथ रखती है एंड देखती है कि वो बहुत गर्म हो चुकी है। लाइक उसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है एंड फील ऐसे होता है। वो उसे हल्का से जगाने की कोशिश करती है, बोलती है मिस, हे मिस, ऐसा बोल के जगा रही होती है, लेकिन वो उठ ही नहीं रही होती है। तो उस लड़की को समझ में नहीं आता है। वो उसे बस अपनी गोद में उठा लेती है। एंड थोड़ी दूर पे उसका रूम होता है, लाइक रूम रेंट पे रह के, वो रूम रेंट पे लिया होता है उसने, वो वहीं रहती है। तो उसे उठाती है एंड अपने रूम में ले जाके अपने बेड पे रख देती है। वो उसके ऊपर ठंडी पट्टी रखती है एंड उसे थोड़ा बहुत जगह करके थोड़ा बहुत पानी, थोड़ा बहुत खाना खिलाती है, थोड़ा बहुत पानी पिलाती है एंड उसे वापस बेड पर लेटा देती है। उसके पास में मेडिसिन होती है, ऑफ कोर्स आपके घर पे भी शायद होगी। जब बुखार होती है, पेट में दर्द होता है, तो एक बॉक्स होता है ना अपने पास में जिसमें सारी मेडिसिन रखते हैं, वैसे उसके पास में भी थी। हम उसे मेडिसिन खिलाती हैं एंड राधिका बस सो रही होती है। आज इतने दिनों बाद उसके पेट में कुछ गया था, हो सकता है उसने कुछ खाना खाया था, पानी के अलावा उसने कुछ खाया था दिनों में। राधिका बहुत परेशान हो चुकी थी और अब जा कर के उसने थोड़ा बहुत कुछ खाया तो शायद उसकी बॉडी को थोड़ी सी एनर्जी मिली, वो थोड़ी ठीक होने लगी थी। वो लड़की बस उसे गर्म, लाइक ठंडी पट्टी होती है वो कर देती है। लाइक ऐसा कुछ नहीं होता कि वो उसके लिए सिंपैथी दिखा रही है, कुछ भी नहीं, नहीं। वो बस ऐसा करती है एंड अपना बेड लाइक साइड में बिछा लेती है एंड वहाँ पे सो जाती है। एंड राधिका सुबह उठती है एंड वो सुबह उठते ही देखती है कि वो अपनी आंखें खोलती है एंड देखती है कि वो है कहाँ पे। वो अपने आसपास देखती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। एंड वो देखती है कि वो किसी के रूम में है। वो डर जाती है एंड ऐसे डरते हुए वो तुरंत बेड के साइड में कूदती है। एंड उसे नहीं पता होता है कि वहाँ एक लड़की सो रही है एंड वो डायरेक्ट उसके ऊपर जंप कर देती है। राधिका जैसे जंप करती है उसके पाँव फिसलता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसने ऐसा सोचा नहीं था ना कि कोई नीचे सो रहा होगा। एंड वो जंप करते ही राधिका होती है उस लड़की के लाइक सीधा स्टमक पे उसने जंप किया होता है। और वो लड़के बहुत अच्छे लगते बोलते ओह शिट, क्या हो गया, ये लड़की पागल हो कि तुम कौन हो, क्या दिक्कत है तुम्हें। तो बोलते हैं तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, एंड मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो बोलती है साला आजकल किसकी मदद करना है, बुरा हो गया है। उसके फेस का एक्सप्रेशन देख के वो डर रही होती है, क्योंकि उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता है। वो लड़की लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही होती है और वो बोलती है कि मैं कैसे आई, मैं तो बाहर थी ना। एंड तुम मुझे अकेले गई हो, तुम चाहते क्या हो मुझसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तो तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो बोलती है अरे मैड, तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें पैसों के लिए लेके आई हूँ, तुम बाहर सड़क पे बीमार पड़ी थी इसलिए मैं लेके आई हूँ, शट अप, चुपचाप बैठो यहाँ पे। राधिका होती है वो तुरंत खड़ी होती है एंड उस लड़की की बात तुरंत मान लेती है। वो जाके बैठ बैठ जाती है, लेकिन डरी होती है बहुत ज़्यादा। एक तो वो अनजान शहर में इतने से बस जॉब के लिए ढूंढ रही थी, वो बहुत ज़्यादा डरी होती है क्योंकि वो उस लड़की को जानती भी नहीं थी, अकेले ट्रैवल कर रही थी, उसके साथ में कोई था भी नहीं। वो डर जाती है। एंड जो लड़की थी लाइक उसका रूम ऐसा था
लाइक सिर्फ एक रूम था, उसमें एक वॉशरूम था एंड एक किचन था। तो वो लड़की थी, वो उस किचन के अंदर जाती है, बोलती है मैं खाने के लिए कुछ बना रही हूँ, खाना है तो खा लेना। ऐसे बोल के वो किचन की तरफ जा रही होती है एंड जो राधिका होती है वो देखती है कि यही मौका है, मैं अभी यहीं से अभी निकल सकती हूँ यहाँ से। एंड वो लड़की थी बहुत स्ट्रेंज लग रही थी एंड मैं अभी भी नहीं बोल रही हूँ कि वो लड़की ठीक थी। वो हो सकता है उसके अंदर कुछ और चल रहा हो, वो लड़की शायद खतरनाक हो, कुछ कुछ कर सकती है, क्योंकि आजकल जिस ज़माने के अंदर हम रह रहे हैं कलयुग है भाई। लड़का हो लड़की हो कोई भी अच्छा नहीं है। आप किसी की शक्ल पे देख के नहीं बोल सकते कि हाँ ये अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान नहीं है। आजकल कोई शरीफ नहीं है, कोई कभी भी कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता, बोलते ना हरामी पंथी में भी जेंडर मैटर नहीं करता। तो वो भी हो सकती है। अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारी सेकंड मेन लीड है, बट मे भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो हम आगे देखते हैं। राधिका डर जाती है कहीं ये लड़के मेरे साथ कुछ कर ना दे। राधिका का बुखार उतर चुका होता है, वो देखते हैं उसका बैग वहीं साइड में रखा है, वो बैग लेती है अपना एंड तुरंत रूम को अनलॉक करती है एंड वहाँ से चली जाती है। एंड एक चीज़ और, जो वो लड़की होती है वो जानती थी कि राधिका घर से जा रही है, क्योंकि जब राधिका घर से निकलती है, लाइक अपना रूम खोला होता है, वो बाहर थोड़ी सी दूर गई होती है कि तभी वो रूम वापस बंद हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो लड़की बाहर आती है एंड उसके पीछे जाती है, नहीं। वो जैसे रूम से बाहर निकल जाती है, अपने उसके घर से चली जाती है, तुरंत रूम को बंद कर लेती है और वापस से लॉक लगा लेती है। एंड राधिका ने ये चीज़ देखी होती है, बट सोचती है कि शायद ये ड्रामा कर रही हूँ, मैं यहाँ से निकलती हूँ। क्योंकि उसे पता होता है कि आज की दुनिया में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि उसकी मॉम ने एक बार उसे बोला था कि लड़का हो या लड़की किसी पे इतनी जल्दी भरोसा मत कर लेना। एंड इसलिए वो भरोसा कर भी नहीं रही होती है। एंड खास करके उस लड़के का घर वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज होता है, जिसके कारण से वो उसे डरा रही होती है, क्योंकि उस लड़के के घर के अंदर कुछ पेंटिंग्स लगी होती हैं एंड पेंटिंग्स नॉर्मल नहीं होती हैं, लाइक नॉर्मल पेंटिंग्स होती है वैसी नहीं, वो बहुत हॉरिफाइंग होती हैं, डरा देने वाली होती हैं। इसलिए वो बस वहाँ से चली जाती डर के मारे। एंड जो लड़की होती है अपने गेट बंद करके वापस अंदर रह लेती है। एंड उसके रूम की जो सीलिंग थी, लाइक साइड में जो सीलिंग थी, पूरा रूम था वो ब्लैक कलर में पेंट हुआ हुआ था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अलग वाइब दे रहा था, वो घर ही अलग वाइब दे रहा था। वो लड़की से एक अलग वाइब दे रही थी, बहुत स्ट्रेंज वाइब दे रही थी। इसलिए वो वहाँ से चली तो जाती है, बाहर जाने के बाद वो लाइक दौड़ती जा रही थी, सड़क पे दौड़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अभी वो लड़की पीछे आएगी मेरे एंड फिर से मुझे पकड़ लेगी, मुझे ले जाएगी, मेरे साथ कुछ कर देगी। इसलिए वो डर के मारे बस भागे जा रही थी, भागे जा रही थी, भागे जा रही थी। एंड थोड़ी दूर आने के बाद वो रुक जाती है, थोड़ा रिलैक्स फील करती है एंड वो सोचती है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ है भी नहीं। अपने फ़ोन की तरफ देखती सोचती क्या मैं इसे बेच दूँ, बट सोचती कि नहीं, नहीं बेच सकती, नहीं बेच सकती इसको मैं, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो उसे बेच देगी तो उसे जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जॉब के लिए ऑफकोर्स हम हर जगह जाते हैं, ईमेल आईडी चाहिए होती है। एंड उसने लाइक जिस होटल में बता रही थी उसके पास से वाईफाई आता था, वाईफाई का पासवर्ड उसने पूछा एंड उससे उसने ईमेल आईडी क्रिएट कर ली थी। तो इसलिए वो अपने फ़ोन को तो सेल कर ही नहीं सकते थे। एंड जो राधिका थी वो आज फिर से हर जगह जाती है, जॉब ढूंढती है एंड उसे आज भी कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि हर जगह हर कोई एक्सपीरियंस मांग रहा था। एंड फर्स्ट थिंग, राधिका इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही थी एंड वो हर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी जो उसकी ग्रेजुएशन की नॉलेज थी वो तो चाहिए थी, बट उसके साथ में कुछ नॉलेज और चाहिए थी, कुछ चीज़ें और सीखनी ज़रूरी थी। एंड राधिका ने ऐसा कुछ भी नहीं सीखा था, उसके पास में कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं थी। इसलिए राधिका के पास कोई जॉब नहीं होती है, उसे कोई जॉब मिल ही नहीं पाती है। राधिका आज फिर से अपसेट हो जाती है एंड उसकी तबीयत जो थोड़ी बहुत ठीक हुई थी वो फिर से ख़राब हो जाती है। राधिका को कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वो कब एक ऐसी अनजान जगह पे बैठे बैठे बेहोश हो चुकी थी। उसके अंदर इतनी वीकनेस आ चुकी थी कि वो अब चलने के लायक बनी थी, यहाँ तक कि अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। वो बस वहीं बेहोश बैठी थी एंड उसे नहीं पता था अब क्या होगा, क्योंकि वो लड़की तो एक जगह अनकॉन्शियस होकर लेटी है। राधिका अभी भी उसको सफ़र करना बाकी था, या फिर कुछ और होने वाला था, या फिर कुछ और ही होगा, सच में कुछ और होने वाला था। राधिका क्या करेगी अब, क्या होगा उसके साथ में, किसी को कुछ नहीं पता। है ना, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ क्या नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। तो आप नेक्स्ट पार्ट में देखोगे कि जो राधिका वहाँ बैठी थी वो अनकॉन्शियस होती है एंड वहाँ पे फिर से वो लड़की आती है। कोइंसिडेंटली वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने जा रही थी
एंड जाते वक्त वो वहाँ पे राधिका को देख लेती है, फिर से बेहोश हालत में। वो उसकी तरफ देखती है, अपने सर पे हाथ मारती है, बोलती है लड़की पागल है क्या, जब खुद का ध्यान रखना आता नहीं है तो अकेले क्यों बाहर निकलती है, पागल लड़की। ऐसा बोल के उसे उठा के फिर से घर लेके जाती है। एंड इस सब कुछ देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, कैसे मिलती है, कैसे देखती है, कैसे सब कुछ होता है। होप सो आपको स्टोरी पसंद आ रही हो, एंड थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए एंड मेरी स्टोरीज को इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड अगर आपको इतनी पसंद आ ही रही है तो यार लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, प्लीज़ 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 प्लीज़। अच्छा ठीक है, बाय बाय।